Hello, how are you, the students of 9th Standard English Medium? I welcome you all in my class. तो सबसे पहले क्योंकि ये हमारा ऑफिशियली 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। वैसे तो आप सबको मेरा नाम पता ही होगा, मितेश सर, ठीक है, मितेश ढोडिया सर। लेकिन क्योंकि आपके क्लास में कभी मैंने लेक्चर नहीं लिया है अभी तक, इसलिए मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको दिया। और साथ में क्योंकि कुछ नए एडमिशन वाले नए स्टूडेंट्स भी होंगे, इसलिए उनको भी पता चले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बहुत ही ठीक ठाक होंगे और अच्छे होंगे, अपने फैमिली के साथ अभी लॉन्ग वेकेशन का मजा ले रहे होंगे। लेकिन क्योंकि एटलीस्ट ऑनलाइन स्कूलिंग जो है, ऑनलाइन टीचिंग जो है हमारा शुरू हो गया है, इसलिए हम ऑब्वियसली घर पे रह के भी ऑनलाइन वीडियोस के जरिए हमारा पढ़ाई जो है वो शुरू कर देंगे। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जो है उसकी मैं थोड़ी बहुत चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी टेक्स्ट बुक में टोटल मिला के 20 चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स का बाइफर्केशन जो है, डिवीजन जो है वो कुछ इस तरह से किया गया है। The first 7 chapters are of history. ओके, आपको वैसे तो पता चल ही जाएगा टेक्स्ट बुक का इंडेक्स देखकर, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी ओर से क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं कि पहले 7 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 to 7 आर ऑफ हिस्ट्री। ओके, चैप्टर नंबर 8 to 12 आर ऑफ सिविक्स। ओके, वंस अगेन चैप्टर नंबर 1 to 12 आर ऑफ सिविक्स। और बाकी सारे जो चैप्टर है 13 से लेकर यानी चैप्टर नंबर 13 से लेकर 20th तक जो है वो ज्योग्राफी चैप्टर्स। तो इस तरह से हमारे सिलेबस का बाइफर्केशन हुआ है। तो आपको प्रिपरेशन करने के लिए आसानी रहे, इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स खत्म होंगे, भले ही हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे आपको चैप्टर्स साथ में रीड भी करना है। और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके बाद उसकी एक्सरसाइज भी, जिस तरह से मैं आपको गाइड करता हूँ वैसे उसकी एक्सरसाइज भी आपको अपनी अलग अलग नोटबुक्स में करनी है। ओके, आइडियली यू शुड प्रिपेयर 3 नोटबुक्स ऑफ ईच सेक्शन। ओके, हिस्ट्री का एक नोटबुक, सिविक्स का एक नोटबुक और ज्योग्राफी का भी आपका एक अलग से नोटबुक होना चाहिए। सो दिस इज माय रिकमेंडेशन टू यू अबाउट प्रिपेयरिंग द नोटबुक्स। तो सबसे पहले आज हम फर्स्ट चैप्टर, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। हालांकि एक लेक्चर में पूरा चैप्टर तो खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरे चैप्टर को मैंने अलग अलग लेक्चर्स में डिवाइड किया है। ओके, सो सिंस दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्टडीज, ओके, इसलिए मैं चैप्टर का बहुत ज्यादा डिस्कशन आपके साथ नहीं करूंगा, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का, उसको हम कवर करेंगे। ओके, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, चैप्टर का मीनिंग ये है कि जैसे कि आप 8th स्टैंडर्ड तक तो इतना तो एटलीस्ट पढ़े ही होंगे कि पुराने जमाने में, यानी अभी हमारा देश जो है वो आजाद है 1947, 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिला ब्रिटिश रूल से। तो ऑब्वियसली उससे पहले ब्रिटिश रूल था। ओके, लेकिन उससे भी पहले का इतिहास जो है वो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही हमारे कंट्री में आए थे, उनके साथ दूसरी यूरोपियन कम्युनिटीज, ओके, पोर्चुगीज पीपल, फ्रेंच पीपल, डेनिश पीपल, ओके, और साथ में ब्रिटिश पीपल जो है, जो वो यूरोपियन कम्युनिटीज इंडिया में आई थी, व्यापार करने के इरादे से वो लोग यहाँ पे आए थे। और उसके साथ जैसे जैसे उनको मौका मिला, यहाँ की सिस्टम में उन्होंने जिस तरह से लूप होल्स पाए, उस तरह से उन्होंने
रूल करने में भी यहाँ पे सफलता पाई थी। ओके, सो राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका मीनिंग बहुत ही क्लियर है कि ब्रिटिशर्स किस तरह से एज अ ट्रेडर्स इंडिया में एंटर हुए और उसके बाद किस तरह से अपने रूल को हमारे देश में उन्होंने एस्टैब्लिश किया। और करीबन देखा जाए तो उन्होंने 300 साल जैसा समय इंडिया में बिताया था और वो 300 साल में से 250 साल जितना समय जो है वो इंडिया में उन्होंने रूल किया था। ओके, सो इट वाज क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड व्हेन दे रूल्ड ऑन आवर कंट्री, राइट। सो लेसन का इंट्रोडक्शन जो है और उसके कुछ खास पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं आपका इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो लेसन तो ऑब्वियसली आपको जिस तरह से मैं आपको डिस्कशन करूंगा वैसे वैसे आपको पढ़ते भी रहना है, ओके, बिकॉज देयर आर सो मेनी माइन्यूट डिटेल्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक लेसन, बट राइट नाउ इन दिस लेक्चर आई एम ओरली डिस्कसिंग द लेसन विथ यू। तो आपके लेसन का जो फर्स्ट पेज है उसी को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आपने 8th स्टैंडर्ड में इतना पढ़ा होगा सबसे पहले कि पुराने जमाने में कुछ चीजें ऐसी थी इंडिया की जिसकी बहुत ही हैवी और बहुत ही हाई डिमांड यूरोपियन कंट्रीज में खास करके थी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन कंट्रीज द ट्रेडिंग वाज डन थ्रू द लैंड रूट्स। ओके, एंड इट वाज अ वेरी एक्टिव ट्रेडिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, कि यहां से बहुत सारी चीजें वहां यूरोपियन मार्केट में जाती थी क्योंकि वहां पे उसकी बहुत डिमांड थी, तो वहां से काफी सारे ट्रेडर्स, यूरोप से काफी सारे ट्रेडर्स इंडिया में आते थे और इंडिया के ये सारी चीजें जो है यहाँ वहां तक ले जाते थे। डिमांड ऑफ इंडियन फूड्स लाइक स्पाइसेस, मुस्लिम, सिल्क क्लोथ्स, इंडिगो एक्सेट्रा। These names you can find in the textbook also. Okay, तो खास करके ये सारी चीजें वापस मैं उनका नाम पढ़ रहा हूँ कि इंडिया के जो मसाले थे, स्पाइसेस, वैसे मसाले जो है वो आज भी यूरोपियन कंट्रीज में नहीं होते। तो स्पाइसेस, मुस्लिम यानी बहुत ही फाइन क्लोथ होता है, ओके, तो वो और सिल्क क्लोथ और इंडिगो वगैरह के इंडिया यानी इंडिया में से वो सारा जो माल सामान जो है वो वहाँ यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचता था, उसकी बहुत ही हाई डिमांड थी और वहाँ के ट्रेडर्स यहाँ पे आके यहाँ के मार्केट से वो सारी चीजें खरीद कर जाते थे और वहाँ पे हाई प्राइस में उसको बेचते थे। तो कुछ इस तरह से लैंड रूट के थ्रू ट्रेडिंग होता था। लैंड रूट, देयर वाज नो अदर ऑल्टरनेटिव ऑफ डूइंग ट्रेडिंग एट दैट टाइम, सिर्फ एक ही जरिया था, लैंड रूट। ओके, सी रूट उस वक्त अवेलेबल नहीं था, ओके, और दूसरे भी व्हीकल्स उस वक्त फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए अवेलेबल नहीं थे। तो लैंड रूट के लिए जो सारे सूटेबल व्हीकल्स थे उस जमाने के हिसाब से, हॉर्स कार्ट, बुलॉक कार्ट वगैरह वो सब इस्तेमाल किए जाते थे और उसी के थ्रू ट्रेडिंग होता था। ओके, एंड देन द वाइटल पॉइंट इज center of the land route between India and Europe was Constantinople. ओके, इसका दूसरा नाम भी है इस्तांबुल, जो आपकी टेक्स्ट बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा, या तो उसको यूरोपियन लोग कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानते थे। तो ये एक सेंटर ऑफ, जिसको हम बोल सकते हैं कि यूरोप से एशिया में या तो लाइक इंडिया की ओर आने का एक एंट्रेंस माना जाता था इस्तांबुल को या तो कॉन्स्टेंटिनोपल को, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर प्लेस इस्तांबुल was regarded as the center, okay, center place between Europe and India. Okay, but there was a major event, एक बहुत बड़ी घटना बनी जिसकी वजह से सी रूट ढूंढने की जरूरत पड़ी बाद में यूरोपियन कम्युनिटीज को। कौन सी घटना थी वो? There was a conquest of Constantinople by Turkish Muslims in 1453. यानी टर्किश मुस्लिम ने कॉन्स्टेंटिनोपल को वॉर में जीत लिया, और ये घटना बनी थी। आपको हिस्टोरिकल कुछ डेट्स याद रखनी पड़ेगी, इसमें से एक इंपॉर्टेंट डेट है 1453 में, यानी कि 1453 में
कॉन्स्टेंटिनोपल को टर्किश मुस्लिम ने जीत लिया था। और उसके बाद जो हुआ तो ऑब्वियसली जो ये पर्टिकुलर जगह जो थी सेंटर ऑफ ट्रेडिंग बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, उसको टर्किश मुस्लिम ने यूरोपियंस के लिए बंद कर दिया। The place was closed by Turkish Muslims for the European communities to enter, and that was the reason why it was necessary. It became necessary for the European communities to find the sea route to go to India. कि चलो अब लैंड रूट के जरिए अगर हम इंडिया नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों की डिमांड तो अभी भी थी। ऐसा नहीं है कि वो कॉम्प्रोमाइज करके या तो जो ऊपर लिखे हैं ये सारी चीजों के बगैर वो चला सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। They wanted these things anyhow, and they wanted to continue with trading with India at any cost, and that's why they felt that it would be necessary for us to find the sea route to India. Okay, अब इस जो ये इनिशिएशन है उसकी शुरुआत जो है वो पोर्चुगल कंट्री में, यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है पोर्चुगल। वहां पे उस जमाने में एक किंग हुआ करते थे, किंग प्रिंस हेनरी उनका नाम था। ठीक है, तो उन्होंने कोशिश किया, अलग अलग काफी सारे जो बहादुर सेलर्स थे उनको एनकरेज करने का कोशिश किया कि आप मेरी ओर से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, सामान मिलेगा, सब बोट वगैरह मिलेगी, सेलर्स भी मिलेंगे, लेकिन आप कुछ भी हो आप इंडिया का सी रूट जो है वो ढूंढ निकालो। ओके, सो ये इनिशिएशन उन्होंने प्रिंस हेनरी ने किया, और उसके जरिए बार्थोलोम्यू डियास करके एक बहुत ही बहादुर सेलर थे, उन्होंने ये जगह ढूंढ निकाली, केप ऑफ गुड होप। ओके, केप ऑफ गुड होप ये एक्चुअली अगर आप वर्ल्ड मैप की ओर देखेंगे तो आपके यानी फर्स्ट पेज पे वर्ल्ड मैप भी दिया गया है, तो वहां पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे नीचे का द लास्ट डेस्टिनेशन जो है वो है केप ऑफ गुड होप। आजकल हम उसको केप टाउन के नाम से जानते हैं। साउथ अफ्रीका कंट्री, जो साउथ अफ्रीका कंट्री आपने क्रिकेट मैच खेलती है आपने देखा ही होगा। ओके, वो कंट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पोर्ट सिटी है केप टाउन, लेकिन उस वक्त केप टाउन उसका नाम नहीं था। ये सेलर जो बार्थोलोम्यू डियास, उसने उस जगह का नाम केप ऑफ गुड होप रखा। उसने ये जगह इसलिए, ये नाम इसलिए रखा क्योंकि वहां से आगे वो इंडिया के लिए आने के लिए वो आगे नहीं बढ़ पाए। और ठीक है, पोर्चुगल से लेकर केप ऑफ गुड होप तक तो वो आया था, वहां से बहुत आगे जाना था तब जाके इंडिया आएगा। आप मैप में भी वो चीज वेरीफाई कर सकते हो। But somehow he was not able to carry forward his journey from that point onwards, and that's the reason why he had to return. लेकिन उसको पता था कि इंडिया जाने के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है, and that's the reason why उस उम्मीद के लिए उसने ये जगह का नाम रखा कि केप ऑफ गुड होप। यानी यहां तक तो हम सेफली पहुंच ही सकते हैं, लेकिन इससे आगे अगर हम जाएंगे तो डेफिनेटली इंडिया आएगा। So with that hope, he kept this name for this particular place, Cape of Good Hope, और ये नाम दिया था बार्थोलोम्यू डियास। So this fact also you should remember in the context of your studies. Okay, आगे भी एफर्ट्स चलते रहे क्योंकि इंडिया तो अभी तक मिला नहीं है कि समंदर के जरिए, सी रूट के जरिए इंडिया किस तरह से पहुंचा जा सकता है, तो उसके एफर्ट चल रहे हैं। देन क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने एक बहुत बड़ा एफर्ट किया। ओके, और क्रिस्टोफर कोलंबस बेसिकली वाज अ वेरी ब्रेव सेलर फ्रॉम इटली। कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगा लेक्चर में कि जो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में उसका इंडिकेशन नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक में वो नहीं लिखा है, बट सिंस आई कैन टेल यू, तो वो एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन मेरी ओर से आपको मिलती रहेगी। तो वो एक बहुत ही बहादुर सेलर था, और उसने स्पेन का जो किंग था उसकी हेल्प से उसने अपना जर्नी जो है वो स्टार्ट किया। इंडिया ढूंढने के लिए वो निकले थे। ओके, और उन्होंने ही एक्सीडेंटली फाउंड आउट वेस्ट इंडीज
वेस्ट इंडीज कंट्री जो है लाइक इट्स बेसिकली ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, वेस्ट इंडीज एक पर्टिकुलर एक पूरा एक लैंडमास नहीं है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं और उनका ग्रुप है वेस्ट इंडीज। तो उन्होंने ये ढूंढ निकाला और उनके दिमाग में ऐसा था, थ्रू आउट हिज लाइफ ही बिलीव्ड दैट ही हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, कि इंडिया पहुंचने का रूट जो है उन्होंने ढूंढ निकाला है, ऐसा उनको मन में था। ओके, लेकिन एक्चुअली वो इंडिया नहीं था। काफी सालों के बाद ये पता चला, और इनफैक्ट अमेरिको वेस्पुची जो एक दूसरे सेंटर थे, उनके जरिए पता चला कि वो इंडिया है ही नहीं, वो एक नई जगह है। एंड दैट्स व्हाई इनिशियली दैट प्लेस वाज नेम्ड एज न्यू लैंड। इमीडिएटली वेस्ट इंडीज उसका नाम नहीं पड़ा था, लेकिन ये टोटली नई जगह है ऐसा साबित किया अमेरिको वेस्पुची ने, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से वेस्ट इंडीज और इंडिया दोनों टोटली बहुत ही अलग है। तो वैसा उन्होंने साबित किया कि ये टोटली डिफरेंट जगह है, इंडिया है ही नहीं। ओके, तो टेम्पररी लेवल पे यानी कि वो आइलैंड ग्रुप है, उसका नाम पे वेस्ट इंडीज, जो इंडिया के जैसा साउंड करता है, तो वेस्ट का इंडिया ऐसा सोच के कॉमनली ऐसा नाम रखा गया वेस्ट इंडीज, और तब से लेके ये ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है उसको वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्योंकि वेस्ट इंडीज से थोड़ा सा अगर आगे जाए तो बहुत बड़ा सा लैंड मास है जिसको आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑब्वियसली राइट नाउ इट इज द टॉप मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, वो सब। ठीक है, तो वो आज का टॉप कंट्री है, लेकिन उस वक्त अमेरिका जैसा कोई कंट्री है या तो ऐसा कोई लैंड एरिया है, वैसा किसी को नहीं पता था। ओके, सो अमेरिको वेस्पुची उन्होंने भी ये ढूंढ निकाला कि ये जो वेस्ट इंडीज है वो तो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, लेकिन उससे आगे अगर आगे जाए तो बहुत ही बड़ा सा लैंड मास है। ओके, जिसका वेदर जो है, उसके नेचुरल रिसोर्सेज जो है, वो सारे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जैसे ही है। तो ये ढूंढने के बाद ये तो पता चल ही गया था कि ये इंडिया नहीं है, कुछ और ही है, लेकिन क्योंकि वहां का वेदर कंडीशन वगैरह सब सेम जैसा था, इसलिए बहुत सारी यूरोपियन कम्युनिटीज जो है वो यूरोप से, यानी कि पोर्चुगल, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, ये सारे कंट्रीज से वहां अमेरिका में माइग्रेट करने का उन्होंने शुरू किया। क्योंकि ये जो सारे जो कंट्रीज हैं जिसके नाम मैंने दिए वो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जबकि ये बहुत ही बड़ा सा लैंड मास था और उनके नेचुरल रिसोर्सेज और वेदर कंडीशन यूरोप के जैसा ही था। इसलिए उन्होंने ये समझा कि वहां पे अगर हम जाके रहेंगे तो हम बहुत ही प्रोस्पेरिटी के साथ आराम से हम रह पाएंगे। तो बहुत सारे हजारों की संख्या में शिप भर भर के सबने वहां पे जाने का शुरू किया। एंड दैट्स व्हाई यूएसए इज राइट नाउ नोन एज द कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। बाद में तो फिर इंडिया के भी बहुत सारे लोग यूएसए में जाके बसना शुरू किए, खास करके इंडिया से पंजाब के लोग और गुजराती लोग। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग जानते ही हो कि यूएसए में रहते हैं। सो वो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट की वजह से यूएसए जो है वो कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स के नाम से जाना जाता है। ओके, बट ओवरऑल अमेरिको वेस्पुची के नाम की वजह से उसका नाम को अडॉप्ट करके इस न्यू लैंड को नाम दिया गया अमेरिका, राइट। एंड देन आफ्टर, उसके बाद काफी टाइम के बाद लास्ट लाइन आप पढ़ सकते हो कि वास्को द गामा, उन्होंने इंडिया का सी रूट एट लास्ट ढूंढा, और वो घटना हुई थी 1498 में, 1498 में। सो वी कैन कंक्लूड दैट ओवरऑल इतना डिस्कशन करने के बाद हम ये कंक्लूजन पे आए हैं कि इंडिया आने का जो सी रूट है, यूरोप से इंडिया आने का सी रूट जो है वो वास्को द गामा ने ढूंढा था। एंड ही डिस्कवर्ड दैट सी रूट इन 1498। उनको ये तो पता ही था कि केप ऑफ गुड होप तक तो जाना ही है, जैसे बार्थोलोम्यू डियाज ने सजेस्ट किया था उस तरह से, लेकिन फिर उससे भी आगे जाना पड़ेगा, इंडिया में जाना है, राइट। सो फॉर्चुनेटली केप ऑफ गुड होप तक आने के बाद उनको एक इंडियन सेलर का कंपनी मिल गया।
ओके, इट वाज हिज गुड लक और सो, व्हाटएवर वी माइट वांट टू कॉल इट। लेकिन इंडिया का एक सेलर उनको मिल गया जिसको भी इंडिया ही जाना था वापस। ओके, तो उसकी हेल्प से, क्योंकि वो भी वास्को द गामा की शिप में बैठ गया और उसको रास्ता पता था, ठीक है। तो जिस तरह से उसने डायरेक्शन दिया इंडिया जाने का, उसी तरह से वास्को द गामा ने फॉलो किया और इस तरह से हिस्ट्री में उनका नाम जो है वो लिखा जाता है कि यूरोप से इंडिया वाटरवे या तो सी रूट के माध्यम से आने वाले सबसे पहले सेलर कौन थे, तो वो थे वास्को द गामा। हालांकि उनके साथ दूसरे भी सारे सेलर्स बहुत सारे थे, उनकी पूरा टीम था। बट व्हेन ही लैंडेड ऑन द कोस्ट ऑफ कालीकट, इंडिया में आए तो सबसे पहले वो कालीकट जो कि एक कोस्टल सिटी है केरला का, वहां पे लैंड किए अपनी टीम के साथ। और उस वक्त इंडिया में वो एरिया में कालीकट में जामोरिन किंग जो है वो रूल करते थे। तो उनके दरबार में जाके खड़े हो गए और बहुत ही विनम्र भाव से बोला कि हम पोर्चुगल से आए हैं जो कि यहाँ से बहुत ही दूर है और आपके कंट्री में हम ट्रेडिंग व्यापार करना चाहते हैं, तो क्या आप हमें उसकी परमिशन देंगे? ठीक है, तो तुरंत ही जामोरिन ने उनको परमिट कर दिया, परमिशन दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद पोर्चुगीज कम्युनिटी जो है उन्होंने इस तरह से ट्रेडिंग करना इंडिया में शुरू कर दिया। सो एज फार एज द यूरोपियन कम्युनिटी इज कंसर्न, हमें ये लॉजिक बहुत ही क्लियर है अब कि यूरोपियन कम्युनिटी में से सबसे पहले इंडिया में आने वाले जो कम्युनिटी थी, तो दैट वाज अ पोर्चुगीज कम्युनिटी। ओके, उसके बाद एक के बाद दूसरी कम्युनिटीज भी आए, दूसरे बहुत सारे सेलर्स भी आए ट्रेडिंग व्यापार वगैरह करने के इरादे से। ओके, और किस तरह से उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश किए, कहाँ कहाँ पर किसने एस्टैब्लिश किए, और कम्युनिटीज के बीच में भी क्लैशेस हुए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, यानी ये पॉइंट के बाद उसकी चर्चा अब हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। ओके, तो उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई क्लैरिटी, अगर कोई स्टडीज के दौरान आपको नहीं मिल रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली रेज योर डाउट, ओके, एंड सेंड अस द मैसेज रिगार्डिंग एनी ऑफ योर डाउट। थैंक यू वेरी मच।